देखिए स्टूडेंट, हमें जो प्रेशर वाला क्वांटिटी मिला था वो मिला था 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, राइट। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर यहाँ पर, या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 1/3 रो सी आर एम एस स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नोटेशन एक ही है, सिर्फ हमें वर्ड वाइज चेंज कर दिया, V की जगह पर C ला लिया, तो मीनिंग तो एक ही है इसका। तो इससे सबसे पहली चीज जो क्लियर हो रही है कि अगर मैं RMS स्पीड लिखता हूं, सो दैट कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर आ जाएगा 3p डिवाइडेड बाय रो, जो तो इसके पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। अभी देखिए, इस फॉर्मूले को देखने के बाद ऐसे समझ में आता है कि मान लीजिए मैं कोई टेम्परेचर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रख देता हूँ, ठीक है। मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चला है। अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल हैपन विद RMS स्पीड, RMS स्पीड के साथ क्या हो जाएगा, तो काफी बच्चे यहाँ पर आंसर दे देते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो RMS स्पीड बच्चे बोलते हैं बढ़ गया, या फिर अगर डेंसिटी बढ़ गया तो उनको लगता है RMS स्पीड यहाँ पर कम हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो प्रेशर जो होगा, ये प्रेशर बढ़े या फिर कम हो, प्रेशर यहाँ पर बढ़ता है या फिर कम हो, आप समझ लीजिए RMS स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मैंने मान लिया, कांस्टेंट मान के चला है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मान के चला है तो अगर प्रेशर बढ़ता है या घटता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, RMS स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट आने वाला है। सेम अगर हम लोग साउंड के बारे में भी बात करते हैं, तो साउंड के बारे में अगर बात करते हैं तो रूट गामा P बाय रो आने वाला है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो RMS स्पीड जो देखा जाएगा इट इज इंडिपेंडेंट, या फिर सॉरी, यहां पर जो स्पीड ऑफ साउंड होगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। अभी सेकेंड टर्म पर बात करते हैं। जो यहां पर प्रेशर मुझे दिख रहा है 1/3 है रो CRMS, उसका स्क्वायर बन रहा है, तो प्रेशर कैन बी इक्वल टू 1/3। डेंसिटी जो होगा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा, ये RMS स्पीड है, उसका स्क्वायर आ गया। तो 3 प्रेशर इंटू वॉल्यूम अगर लिखता हूं मैं तो यहां पर आ जाएगा m इंटू सी RMS स्क्वायर। दोनों तरफ अगर डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं तो 3/2 PV इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ एंटायर गैस इंटू RMS स्पीड स्क्वायर। तो देखिए, ये जो राइट वाली क्वांटिटी बन रही है यहाँ पर, ये जो राइट वाली क्वांटिटी है, इसे हम लोग बोल सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। मान लीजिए यहाँ पर देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो रहा है। सो हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का फॉर्मूला बन रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको आ सकता है, ये आ गया 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूं और लिख देता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करने के बाद ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स प्रेशर। तो हमारे पास जो फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं, जो फॉर्मूले हमें दिख रहे हैं, वो फॉर्मूला कुछ हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के बारे में पूछा जाए तो 3/2 PV, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में पूछा जाए तो 3/2 इंटू प्रेशर लिखना होगा। आगे हम लोग इसी का और इस्तेमाल करते हैं कि जो PV आ गया हमारे पास, 3/2 PV आ गया, इज इक्वल टू कितना था, ये तो था एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से मान सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT,
तो अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को लिख देता हूँ यहाँ पर, सो इट इज इक्वल टू 3/2 पीवी की जगह पर आ जाएगा एनआरटी। ठीक है, तो अगर डिवाइडेड बाय इसको नंबर ऑफ मोल्स, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं लिख देता हूँ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल, या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑफ 1 मोल भी लिखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 RT। तो ये अलग से हमारा फॉर्मूला बन गया जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाला है। उसी तरीके से जैसे काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो था 3/2 nRT था, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। n को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर करवाया था, इनटू R इंटू T आ गया। तो R/Na जो होता है रियल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय Na, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर रियल गैस वैल्यू जो है उसका अगर नंबर लिख दिया जाए जो कि 8.31 होता है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर लिख दिया जाए एसआई सिस्टम में तो 6.02 10⁻23 पर मोल होता है। ठीक है, ये तो पर मोल हो गया, और ये जो था ये जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो नंबर मिलने वाला है हमें 1.38 10⁻23 जूल पर केल्विन। देखिए नीट वाले बच्चों को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसे हमने के भी लिख दिया था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर डायमेंशन निकालना हो तो देखिए जूल पर केल्विन आ रहा है। रियल गैस कांस्टेंट का अगर डायमेंशन आपको पूछा जाए तो जूल पर मोल पर केल्विन, ये यूनिट का आपको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो यही जो फोर्थ पार्ट है इसको मैं यहां पर लिखना शुरू कर देता हूं। तो फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, R/Na तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, और ये आ गया टेम्परेचर T। तो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल, या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के बारे में अगर पूछा जाए तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कर दिया जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों को मिला है यहाँ पर, ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। ठीक है, 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर, ये काफ़ी बार हमें इस्तेमाल करना होगा। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का जो फॉर्मूला हमें मिला है 3/2, राइट, 3/2 nRT जो था, तो n को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू यहाँ पर लिख देते हैं RT। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास के बारे में अगर बात करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ गैस कर देते तो 3/2 मिल जाएगा हमें, RT डिवाइडेड बाय MO मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले बनाने हैं, किसी को भी लर्न नहीं करना होता है, ये खाली हम लोगों को इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ तक लाने होते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी वाले मैंने फॉर्मूले आपको बना के दे दिया है यहाँ पर, इसको इस्तेमाल करना है जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसको यूज करना होगा। ठीक है, तो अभी प्रेशर वाले क्वांटिटी पे मैं वापस आ जाता हूँ। वो था हमारे पास 1/3 रो RMS स्पीड जो था उसका स्क्वायर था। तो इसी से हमें ये चीज़ भी मिली थी कि P इज इक्वल टू 1/3 मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास था, सॉरी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था, इनटू RMS स्पीड का जो था स्क्वायर था। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम वाली क्वांटिटी जो है 1/3 आ गई हमारे पास, m इंटू सी RMS का जो था स्क्वायर आ गया था। अभी देखिए मास ऑफ गैस तो कांस्टेंट है,
मास ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस डिवाइडेड, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय आरएमएस स्पीड का स्क्वायर आ गया। देखिए मास इंटू CRMS स्क्वायर, इससे हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें मिल रही है राइट साइड में, देखिए किसी चेंबर के अंदर का गैस है वो उसको फिक्स कर दिया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स कर दिया गया, उस जो पार्टिकल की स्पीड थी RMS स्पीड, तो हमें पता है अभी टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप बात करते हैं, अगर टेम्परेचर फिक्स है तो RMS स्पीड भी फिक्स हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में गैस चेंबर फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ये राइट साइड कांस्टेंट मिल गई है। तो इसी तरीके से हम कई सारे जो रूल्स या फिर लॉज हमने पढ़े हैं, लाइक चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ या फिर डाल्टन्स लॉ, इनको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अभी जो मिला है हमें ये बॉयल्स लॉ मिला है। तो इस तरीके से अलग अलग लॉज जो होते हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग लॉज जो होंगे वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ हमें यहाँ पर रिवाइज करने के लिए लॉज को ला लेता हूँ। जैसे कि हम लोग अगर बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं, तो बॉयल्स लॉ जो होता है वो होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनका जो प्रोडक्ट होता है ये कांस्टेंट हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों के पास जो है PV इज इक्वल टू है nRT। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT। तो अगर राइट साइड में कांस्टेंट मान के चलता हो तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास कांस्टेंट। फिर दूसरा जो होता है वो होगा चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये जो क्वांटिटी हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कंसीडर किया प्रेशर एज अ कांस्टेंट, और बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट मान के चला है, तभी ये क्वांटिटी आ सकती है। थर्ड जो होगा जो है गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं प्रेशर लॉ। तो प्रेशर लॉ क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है टेम्परेचर, या फिर प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो होगी क्वांटिटी, इसे हम लोग मान के चल सकते हैं कांस्टेंट। देखिए इस पर हमें ग्राफ निकालने हैं, तो ग्राफ का सेक्शन जो होगा इसके आगे वाले लेक्चर में मैं आपसे करवा के लेता हूँ। और जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, देखिए व्हेन वी हैव टू गैसेस, हमारे पास अगर दो गैसेस है उनका प्रेशर हम लोग सेम मान के चलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट या फिर प्रेशर को सेम मान के चलते हैं। अलग अलग गैसेस है, देखिए दो गैसेस मान के चलिए, तो दोनों का प्रेशर सेम है, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 मान के चलिए, और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर भी उनका T1 इज इक्वल टू T2 कांस्टेंट मान के चलिए, ठीक है। और जो दो गैसेस है उन दोनों गैसेस को अगर हम लोग डिफ्यूज करने देते हैं तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन that is inversely proportional to square root of density of gas, square root of density of gas, that is inversely proportional to square root of density of gas। इसे ही ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम लोग R1 R2 मान के चलते हैं, R1 ये रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मान के चलते हैं, या फिर R2 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन मान के चलते हैं। देखिए RMS स्पीड को मैं लिख देता हूँ, RMS स्पीड जो था रूट ऑफ थ्राइस P बाय रो था। तो कोई एक गैस है जिसका डेंसिटी मैं ρ1 मान के चलता हूँ, और जो ये RMS स्पीड होगा वो 1 गैस से रिलेटेड होगा। उसी तरीके से RMS स्पीड सेकंड गैस जो होगा उसका थ्राइस ऑफ P बाय रो2 लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर अगर कांस्टेंट मान के चला है, टेम्परेचर भी फिक्स मान के चला है, तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा R1 डिवाइडेड बाय R2, तो यह हमें मिल सकता है VRMS1 डिवाइडेड बाय VRMS2। देखिए रूल जो था रूट ऑफ रो से रिलेटेड था, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 बाय R2 जो है वो हमें मिल जाएगा रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। इसका बहुत ही रेयर इस्तेमाल होगा फिजिक्स में। तो और लास्ट में जो है वो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ प्रेशर। तो इसमें होता क्या है, मिक्सचर हम लोग ले लेते हैं गैसेस का,
और गैसेस का जो मिक्सचर हम लोगों ने ले लिया, तो हर एक गैस का मान लीजिए प्रेशर अलग अलग है। प्रेशर एक गैस का जो है गैस 1 है, इसका प्रेशर P1 है, गैस 2 है उसका प्रेशर P2 है, गैस 3 है उसका प्रेशर P3, ऐसा मान के चलते हैं। और इन सभी गैसेस को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो जो फाइनल प्रेशर गैस का बन रहा है वो बनेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ऑन अप टू, ठीक है। इस तरीके से ये डाल्टन्स लॉ